जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स EMF of the cell or potential difference between 2 points of the circuit without taking any fraction of the current. That is why potentiometer can also be considered as ideal voltmeter. What is ideal voltmeter? A voltmeter whose resistance is infinity means without taking current from any circuit, if the device is able to measure the potential difference between 2 points, then that device is called ideal voltmeter. लेकिन हम एक वोल्टमीटर की बात करें तो एक वोल्टमीटर क्या करेगा, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए उसमें से करंट का कुछ फ्रैक्शन तो यूज़ करेगा कि डिफ्लेक्शन के लिए। लेकिन ये जो डिवाइस जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, जिसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं, ये बिना कोई सेगमेंट लिए, बिना कोई फ्रैक्शन ऑफ करंट यूज़ किए दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या किसी सेल का EMF हमें बता सकती है। कैसे? क्योंकि ये जो डिवाइस है ये नल डिफ्लेक्शन पोजीशन पर वर्क करती है। व्हाट इज दिस नल डिफ्लेक्शन पोजीशन एंड व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस तरह का एक पोटेंशियोमीटर होता है। क्या है ये? एक वुडन प्लैंक है, लकड़ी का एक तख्ता है 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, उसके एक एज के ऊपर एक मीटर स्केल लगा रहता है। इस मीटर स्केल पर 10 मीटर यूरेका, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेंट अलॉय के वायर जिनका डायामीटर एक जैसा हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा हो, सीरीज में लगे हुए होते हैं। ये पूरा का पूरा 10 मीटर लंबा वायर है। ऐसा लग रहा है जैसे ये 10 वायर जो हैं ये पैरेलल कनेक्टेड है, बट दे आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल। इन फैक्ट एट द एंड्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। देयरफॉर if this point is considered as A and this point is considered as B, then length between A and B according to this diagram is 10 meter. इस डायग्राम के हिसाब से ये 10 मीटर लंबा वायर है जिसको इस तरह से एक एक मीटर के वायर्स के फॉर्म में इस तरह से जोड़ा गया है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये पैरेलल में ये नहीं होते। तो इस तरह से ये एक पोटेंशियोमीटर होता है, इसका कंस्ट्रक्शन है। खास बात इसमें यह है कि जो भी हम वायर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मैग्नीन वायर है, यूरेका वायर है या कंसंट्रेंट वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A से B तक यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ज़रूरी है। दूसरी बात, ये जो अलॉय हम ले रहे हैं मैग्नीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटेंट, ये ही क्यों? क्योंकि इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा है और कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ये कम होता है, इस वजह से इनका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। इसके ऊपर एक जॉकी लगाई जाती है या जॉकी इसके ऊपर स्लाइड होती है। दैट कैन बी शिफ्टेड आइदर लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंग टू द नीड। एंड इफ़ यू प्रेस द जॉकी, एक ब्रिज होता है, ब्रिज के ऊपर 10 कीज़ है जो पूरा का पूरा ब्रिज स्लाइड करता है। जिस नंबर की की को हम प्रेस करेंगे वो उस नंबर के वायर पर जाकर टच करेगी। जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो ये इसको और आप अच्छे से समझ पाएंगे। To understand the principle of potentiometer, let us consider this circuit. Here AB is wire of potentiometer. अभी हमने देखा ये 10 मीटर लंबा वायर है वुडन प्लैंक के ऊपर, लेकिन सर्किट डायग्राम जब हम बनाएंगे तो एक सिंगल वायर से हम इसको इंडिकेट करेंगे। This circuit is called primary circuit, in which lead accumulator of EMF EP with rheostat RH and a key are connected in series to points A and B. इस सर्किट को हम प्राइमरी सर्किट कहते हैं, जिसके अंदर हमने एक लाइट एक्यूमुलेटर जिसका EMF EP है, एक रिहोस्टेट और एक की हमने लगाई है। जिस भी सेल का हमें EMF पता करना होता है उसको हम यहाँ जोड़ते हैं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को A से, नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर को जॉकी से जोड़ देते हैं। इस तरह से this is called secondary circuit. In secondary circuit, the cell used should have less EMF as compared to the cell used in primary circuit. Primary circuit में जो हमने सेल यूज़ किया है उसके EMF से इसका EMF कम होना चाहिए, ये इसके लिए कंडीशन है। इस कंडीशन को हमें फॉलो करना है। हम क्या करेंगे?
इस जॉकी को लेफ्ट राइट शिफ्ट करके वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन पोजीशन आ जाए। जब नल डिफ्लेक्शन पोजीशन आएगी, फॉर एग्जांपल सी पॉइंट पर हमें नल डिफ्लेक्शन पोजीशन मिल गई। नल डिफ्लेक्शन पोजीशन मीन्स नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। कब होगा? जब इससे कोई करंट पास नहीं हो। दिस इज कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन पोजीशन। इन दिस कंडीशन the length of the wire A to C is known as balancing length। इसका क्या रोल है ये भी अभी हमें देखना है। जब हम प्राइमरी सर्किट की बात करते हैं जिसमें हमने रियोस्टेट भी लगाया हुआ है और इस रियोस्टेट को हम इस तरह से यूज़ करें कि ये अपनी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर शो करे या ये 0 पर सेट हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर पोटेंशियोमीटर का जो वायर हम ले रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो प्राइमरी सर्किट के जो सेल है उस सेल का ईएमएफ इसके ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम ये मान लें कि वायर की जो लेंथ है उसको हम कैपिटल एल से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस लेंथ पर प्राइमरी सर्किट के सेल का ईएमएफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन दिस कंडीशन potential drop per unit length of the wire, which is also known as potential gradient, X equals EP upon L, isn't it? It is supposed over here that resistance of rheostat used in primary circuit is 0, or EP equals XL। तो यहाँ पर X क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ओवर हियर? द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियल मीटर शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट ए टू बी। ए से बी तक हर पॉइंट के ऊपर इसको यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसके एसआई यूनिट की बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लें। पोटेंशियल ग्रेडियंट की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। क्लियर? लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर इस प्राइमरी सर्किट से आई करंट फ्लो हो रहा हो, रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को हमने 0 माना है, तो उस कंडीशन में VAB, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कौन से पॉइंट्स? पोटेंशियोमीटर के पॉइंट्स ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो IR के बराबर होगा, where I is the current flowing through the primary circuit, which is equals to EP. Therefore, we can write equation number 1 as X equals IR upon L, or X equals IRM. Let this is equation number 2, and here what is RM? It is resistance per unit length of the wire, that is it is equal to R upon L. Now if C is the point where if we press the jockey no deflection is produced in the galvanometer, then C point is called as null deflection point. In this condition, if L is supposed to be balancing length of the wire, then according to the principle of potentiometer we can write VAC equals XL. Since VAC equals E, जो हम यहाँ पर सेकेंडरी सर्किट के अंदर हमने जो सेल लगाया है उसके ईएमएफ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये सी पॉइंट के ऊपर बैलेंस हो रहा है, तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से यहाँ पर ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। देयरफॉर ईएमएफ ऑफ दिस सेल E equals XL. What is X? Potential gradient, non value. What is L? Balancing length. It is also a non value.
putting these values over here, we can find out the EMF of given cell. This is the principle of potentiometer. One more thing. Suppose we take two more points, C1 and C2. If we consider C1 point, then definitely from diagram it is clear that it is before the balancing point. Therefore, VAC1 would be less than that of E. इस सेल के EMF से कम होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मीन्स गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होगा। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो जब VAC इसके EMF से कम होगा तो उस कंडीशन में जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन AC1GEA होगी। AC1G फॉर गैल्वेनोमीटर, EA मीन्स यहां पर वो क्लॉकवाइज होगी इस तरह से। लेकिन अगर हम C2 पॉइंट को कंसिडर करें, VAC2 वुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ E। ये जो सेल हमने लिया है इसके EMF से AC2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा है। इस कंडीशन में जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, AEGCA, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर करंट फ्लो होगा इस तरह से। जब हम किसी भी सेल की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या जानते हैं कि सेल से जो करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। तो जब हमने C1 पॉइंट को कंसिडर किया जहां पर इस सेल का EMF AC1 के पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा था, तो ये इफेक्टिव था, इस वजह से करंट कैसे फ्लो हुआ, प्लस से माइनस की ओर क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे हम A से C2 पर ले गए, AC2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी EMF से ज़्यादा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, AEGC2A। इस पाथ को वो फॉलो करेगा। और जब वो C पॉइंट पे था, जब हमने इसके नल डिफ्लेक्शन पोजीशन की बात की, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, A और C के बीच में यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसने क्या कर लिया, इसके EMF को बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने की वजह से इससे कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तो ये जो नॉन वैल्यू है इससे हमने क्या कर पाया, इसके EMF को कैलकुलेट कर पाया। तो यहाँ इसने कोई करंट नहीं लिया, इस वजह से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है एक आइडियल वोल्टमीटर है। थोड़ा सा इस टॉपिक को अपन और आगे बढ़ाएं। अभी हमने ये जो प्रिंसिपल समझने के लिए हमने क्या मान लिया कि ये जो प्राइमरी सर्किट के अंदर हमने यहाँ पर जो रियोस्टेट यूज़ की है उसकी वैल्यू 0 है। अगर नहीं हो तो उस कंडीशन में प्राइमरी सर्किट से जो करंट फ्लो होगा I इक्वल्स कितना हो जाएगा, EP अपॉन R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r, जहाँ पर R प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस है, R डैश रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है, एंड स्मॉल r ये जो हम सेल यूज कर रहे हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लिख पाएंगे, x इक्वल्स EP अपॉन R प्लस R डैश प्लस R इनटू R अपॉन L। कैन वी राइट दिस? यहां पर हम ये मान लें R डैश इक्वल्स टू 0 एंड स्मॉल r इक्वल्स टू 0, मीन्स जो रियोस्टेट है उसका रेजिस्टेंस 0 है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हम सेल यूज कर रहे हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0 है। तो हम क्या लिख पाएंगे, x इक्वल्स EP अपॉन R इनटू R अपॉन L, इट इज कैंसल्ड आउट, और x इक्वल्स EP अपॉन L।
जो इक्वेशन नंबर में हमें मिला था हमें वापस से मिल जाएगा, उसी को ये वेरीफाई कर रहा है। अगेन ये जो हमने वायर यूज़ किया है पोटेंशियोमीटर के अंदर, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो हो, तो ऐसी कंडीशन में वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर इक्वल्स रो एल अपॉन ए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 2 को हम फिर से यूज करें, फ्रॉम इक्वेशन 2 we can write x equals I into rho L upon A upon L. Here we have to use capital L because it is supposed that capital L is the length of wire used in potentiometer. It is cancelled out, or x equals I रो अपॉन ए। मीन्स ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये चीज़ें हमें यहाँ से पता चलेगी। तो काय पे डिपेंड करेगा? जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है।